हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी हॉलीडे था जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया। पढ़ाई तो आपने बिल्कुल नहीं की, बट आपने होली जरूर खेली होगी। तो आप लोगों ने कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने अच्छी होली को काफी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया है? जरा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, बताइए कि किसने कितनी होली खेली। चलिए भाई, आज हम बात करते हैं। आज हम फर्स्ट वीक कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। हमारी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हम फर्स्ट भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। रेशनल हमारा चैप्टर चल रहा था। आज हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट सी एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आखिर हम फर्स्ट सी में जो जिस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको सामने एक बोर्ड पर एक हेडिंग दिख रही होगी जिसका नाम है सर्ट्स, जिसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि सर्ट्स क्या होते हैं, यानी कि रेडिकल्स क्या होते हैं। सर्ट्स को ही हम दूसरा नाम कहते हैं रेडिकल्स। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, आपका भी एक नया निकनेम होगा। जैसे आप स्कूल में कुछ और नाम लिखते होंगे, बट आपके घर पे मम्मी पापा भाई बहन आपको कुछ और नाम लेकर बुलाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है सर्ट्स। शर्ट्स शर्ट्स इसका रियल नेम जो है शर्ट्स है, लेकिन इसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये जो है वर्ड, ये जो नंबर लिखा है ये हमारा रेडिकल्स है या नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए भाई, साथ में नोट करते चलिएगा और बताइएगा वीडियो ऑडियो और राइटिंग तीनों चीजें क्लियर है या नहीं। अगर तीनों चीजें क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर एवरीथिंग इज ओके। चलिए भाई, बात करते हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं। तो लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे? इफ x इज, ये क्या लिखा है? x। इफ x इज a, if x is a positive, if x is a positive रैशनल नंबर, x क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। चलो, आपने कहा सर मानते हैं कि x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। एंड n इज अ इंटीजर, ये n बना है भाई, n क्या बना है? n इज अ इंटीजर, इज अ इंटीजर। n क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। सच दैट, तब क्या कहेंगे हम? सच दैट x की पावर 1 अपॉन n। इसे हम अगर बात करें कि इसे जो हम पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं x टू दी पावर 1 अपॉन n। क्या पढ़ेंगे भाई? x टू दी पावर 1 अपॉन n। इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसे रूट पावर, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर है x आ गया और यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ इज रेशनल नंबर। कोई भी चीज जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते या क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, उसे हम क्या कहते हैं? इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल। इरेशनल होती है कब होगी? देन इरेशनल, देन x की पावर आप 1 अपॉन n लिखेंगे। इसका मतलब क्या लिखा है? 1 अपॉन n लिखा है भाई, समझिएगा। 1 अपॉन n इज कॉल्ड सर्ट्स, is called surds or a radicals। इसे आप क्या कहेंगे? सर्ट्स कहेंगे या आप रेडिकल्स कह सकते हैं। चलिए भाई, ये है हमारी डेफिनेशन। बात समझते हैं कि आखिर हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। थोड़ा ध्यान से समझिए। इफ x इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कि आपने देखा हमने एक नंबर लिखा x इस तरीके से और इसकी पावर लिखी 1 अपॉन। समझिएगा, नोट मत करना है इसको भी। x की पावर हमने लिखा 1 अपॉन है। आखिर इसमें x क्या है? x एक कोई नंबर है। अब वो नंबर हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होना। अभी पॉजिटिव की बात चल रही। पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उसकी पावर कुछ है। यहाँ n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। इसलिए हमने लिखा n इज एन इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। एज n इज एन इंटीजर। n लिखेंगे, आ नहीं आता, n इंटीजर। n क्या है? एक इंटीजर है। इसका जो आंसर आएगा, यानी कि अगर हम जब इसका स्क्वायर, जैसे अगर हम बात करें, मैंने लिखा 2 की पावर 1 अपॉन 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। अब रूट 2 की वैल्यू तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे कि नहीं। कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल कहेंगे, इर्रेशनल नंबर ही कहेंगे हम इसे। चलो कम से कम ये बात समझ में आई। अगर जैसे मैंने कहा, समझिएगा, सपोज दैट मैंने कहा एक नंबर है 16 और इसकी पावर 1/2 है। आपने कहा सर इसका मतलब तो हुआ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना निकल के आ गया, 4 आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे नंबर इरेशनल ही होंगे। ऐसा नंबर इरेशनल होगा जिसे आप इस तरीके के फॉर्म में लिख पाए, यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकले ही ना। सुनिए भाई, रेडिकल्स आप उसी को कहेंगे जिसको आप एग्जैक्ट, जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे सपोज दैट, अब समझिएगा रेडिकल्स क्या है। जैसे मैंने लिखा 125, क्या लिखा मैंने, 125 की पावर 1/2। इसको आप ऐसे लिख सकते, आप इस चीज को आप कैसे लिख सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 125। जब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5√5। अब आप या तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वरना ये ऐसे। अब भले ही आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो इसे ही हम इरेशनल नंबर कहेंगे और यही रेडिकल्स कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे और यही हमारा क्या होता है, रेडिकल्स होता है। क्या होता है, रेडिकल्स कहलाएगा। तो ऐसे नंबर्स रेडिकल्स होते हैं जिन्हें आप इस तरीके के फॉर्म में लिख पाते हैं या इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आप उसे, जिस नंबर को आप x की पावर 1/n के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि आप उसे फाइनली सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे वाले फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं सभी को हम रेडिकल्स या सर्ट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, रेडिकल्स या सर्ट्स कहते हैं। चलो भाई, अब मैं इस चीज को इतना इरेज करता हूँ और हम अपनी मुद्दे की बात करते हैं कि अगर सर हम बात करें कि सर्ट्स और रेडिकल्स के क्या एग्जाम्पल्स बनेंगे, तो इसके बारे में अब आपको समझना है। तो देखिए भाई, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम कभी भी पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वही नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, वही नंबर्स हमारे सर्ट्स कहलाते हैं, यानी कि रेडिकल्स कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा आपके पास यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4। अब आप फोर्थ का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते कि नहीं। ये हमारा क्या, एक रेडिकल्स है, एक सर्ट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा रेडिकल्स या सर्ट्स कह सकते हैं। ये जो आया है हमारे पास, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलो भाई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 6 लिखा, आप इसे क्या और क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे बाई मत समझिएगा, 1 लिखा है स्लैश 1/3, 6 की पावर 1/3। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक रेडिकल्स कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। अगर हमने लिखा यहाँ पे 4th रूट ऑफ 8, क्या लिखा, 4th रूट ऑफ 8। अब हम 8 का 4th रूट नहीं निकाल सकते, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 8 टू दी पावर 1/4। ये हमारे क्या कहलाएंगे, रेडिकल्स। ऐसे नंबर जिसे आप इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारा रेडिकल्स नहीं कहलाता। जिसे हम इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही नंबर्स, ऐसे ही रेशनल नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं, यानी कि हमारे क्या कहलाएंगे, सर्ट्स कहलाते हैं। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है तो फिर आप लोग फटाफट से एक बार देख लीजिए कि इसमें कौन सा नंबर रेडिकल्स है और कौन सा नहीं है। एक बात और बताएं, चलो भाई अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स।
चलिए समझते हैं। तो लिखिएगे, देखो भाई समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे पास जितनी भी शर्ट्स हमने यहाँ रेडिकल्स लिखी, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इरेशनल नंबर शर्ट्स हो। तो हम लिखेंगे एवरी शर्ट्स is every search is an irrational number. Every search is an irrational number. Irrational number. But each irrational number, each every irrational number, each या every irrational number, each every irrational number is not a search, यानी कि वो क्या है, सर्च नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो पाई है। अब पाई हमारे एक रेशनल नंबर है, यानी कि क्या है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, लेकिन हम इसे स्क्वायर रूट में इसको कुछ बना ही नहीं सकते, हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। तो पाई हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो हमारा सर्च नहीं है, यानी कि हम उसे रेडिकल नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, आप इसे रेडिकल्स नहीं कह सकते, पाई हमारा एक रेशनल नंबर। तो हमने इसी बात को कहा कि जो जितनी भी सर्ट्स होंगी उन सभी सर्ट्स या रेडिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। बट सारे इरेशनल नंबर रेडिकल्स यानी कि सर्ट्स हो, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जिसमें हमने एग्जांपल में कहा पाई। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है, क्या कहती है देखो भाई बड़ा सिंपल है। अगर आप देखो सर्ट्स और एक्सपोनेंट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पावर की फॉर्म में आते हैं। अगर हम बात करें इसमें कि हमारे क्या नंबर होगा, तो देखो भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो पावर की फॉर्म में है। यानी कि हमने कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ P is a positive number, if P is a positive number, if P is a positive number and n is greater than 1 and n is greater than 1 देन अगर हमारा क्या है, P एक पॉजिटिव नंबर है एंड n की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे P की पावर 1/n, सर्ट्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे, P की पावर 1/n। आपने कहा सर बिल्कुल लिखेंगे इसे, तो P की पावर 1/n ये क्या है, देन P की पावर n इज अ सर्ट्स, देन P की पावर 1/n इज अ सर्ट्स, क्या कहलाएगी, सर्ट्स कहलाएगी, सर्ट्स ऑर्डर n। देखो ये n की वैल्यू क्या है, जो भी यहाँ n की वैल्यू, अगर r की वैल्यू जो है हमारी n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ऑर्डर जितना भी बड़ा होगा n उसी का ऑर्डर की उतनी ही ऑर्डर की वो क्या होगी, सर्ट्स। यानी कि मैंने कहा P एक पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू 1 से बड़ी है। जैसे बड़ी वैल्यू है तब हम Pn को सर्ट्स तो कहेंगे, लेकिन जो सर्ट्स है वो किस ऑर्डर का है, n ऑर्डर का। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जांपल की, थोड़ा ध्यान से देखिए, बताइएगा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा 25 की पावर 1/4। यहाँ जो वैल्यू आई, n की वैल्यू आपने कितनी ली, n की वैल्यू यहाँ 4 ली। n की वैल्यू देखना है अभी, सिर्फ ये नहीं देखना है कि 1/4 तो 1 से छोटा है। n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या आई, 1 से बड़ी आई, 1 से बड़ी है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4th ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कितने, ये जो सर्ट्स है वो कितने ऑर्डर का है, आपने कहा सर 4 ऑर्डर का क्या है, सर्ट्स है, क्या है, सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है,
एन ऑर्डर का क्या हो जाएगा, शर्ट्स हो जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई डाउट? जैसे अगर हम बात करें p की पावर 1/n इज अ शर्ट्स ऑफ ऑर्डर n, जैसे इसमें लिखा तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, शर्ट्स ऑफ ऑर्डर। इसका अगर हम लिखें शर्ट्स ऑफ ऑर्डर, शर्ट्स ऑफ ऑर्डर, इस शर्ट्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, दैट इज द आंसर। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट? अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इनकी शर्ट्स ऑफ ऑर्डर बताना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ 7 की √7, क्या लिखा √7, नेक्स्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 16 एंड नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा 12th रूट ऑफ 15। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताएंगे। इन तीनों क्वेश्चंस का शर्ट्स ऑफ ऑर्डर आप लोग बताइए क्या बनेगा, और आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग इसकी आगे की जो चीजें हैं उनके बारे में कंटिन्यूसली कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शर्ट एंड विच इज नॉट। हम आपको 4 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये 2 शर्ट्स हैं या नहीं है। चलिए भाई बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, आखिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज शर्ट्स है या नहीं। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको वास्तविकता में पेपर में अगर आएगा तो आपको कैसे करना है। सॉल्यूशन, हमारे पास एक नंबर दिया है 27, अब इक्वल करेंगे 27 के फैक्टर करिएगा तो आप क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब फाइनली हमने क्या बनाया, पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर निकल के आया वो आया 3√3। देखो भाई 3√3 जो हमारे पास बच रहा है, इसमें जो √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे विच इज इरेशनल। क्या है, विच इज इरेशनल। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलो भाई इरेशनल नंबर हो गया है, हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ हमें रीजन बताना है। रीजन बताना है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस क्या है 27 इज अ पॉजिटिव नंबर, 27 इज अ पॉजिटिव नंबर, 27 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, बट √27 इज एन इरेशनल, बट √27 इज इरेशनल। अगर इरेशनल है तो हम क्या कहेंगे, फिर इरेशनल है, इरेशनल नंबर इरेशनल है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर √27 इज अ शर्ट, इज अ शर्ट। ये क्या है, शर्ट। ये हमारा आंसर हो गया। हमने शर्ट्स में पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई नंबर होगा, उस नंबर की पावर 1/n में होनी चाहिए, यानी कि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। साथ ही साथ वह कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। कोई भी शर्ट्स होगी तो वो इरेशनल जरूर होगी, तो यहाँ शर्ट्स वही होगा जो इरेशनल होगा। ये नंबर इरेशनल भी है, 27 एक पॉजिटिव वैल्यू भी है, हमने कहा कि 27 क्या है, एक शर्ट है, क्योंकि ये शर्ट्स की डेफिनेशन है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका हमें मल्टीप्लाई यानी कि फाइनली बताना है कि ये शर्ट्स है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 215 दिया है, इसके आप फैक्टर करेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 लिखेंगे कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल। मल्टीप्लाई में √4 के फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसे 2 × 2। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पेयर बनाएंगे तो एक 3 बाहर आएगा, यहाँ से पेयर बनाएंगे एक 5 बाहर आया, मल्टीप्लाई इन दोनों का पेयर बनाएंगे एक 2 बाहर निकल के, 3 5 × 15 और 15 2 × कितना हो गया 30, कितना आया 30। बताओ 30 कैसा नंबर है, आपने कहा सर रेशनल नंबर है, तो हमने क्या लिखा, विच इज रेशनल। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और भाई जो नंबर रेशनल होता है वो शर्ट्स नहीं होता, तो विच इज रेशनल। तो हम क्या कहेंगे, रीजन भी हमें बताना है तो रीजन बताएंगे, क्या बताएंगे, सिंस हमारे पास क्या दिया है 225 एंड 4 आर पॉजिटिव नंबर्स, आर
पॉजिटिव नंबर्स कैसे हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड 30, यानी कि जो आंसर निकला वो क्या है, 30 इज अ रैशनल, 30 इज अ रैशनल, 30 कैसा है, रैशनल है। इसलिए हम क्या कहेंगे, देखो भाई इसके आगे की चीज हम यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, देयरफॉर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 225 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट अ शर्ट, इज नॉट अ शर्ट। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो ये हमारे पास शर्ट, अगर हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है, यानी कि रैशनल नंबर प्राप्त हो जाता है, तो हम बिना सोचे समझे समय बर्बाद किए कह देंगे कि सर जो भी आप नंबर दिया गया है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन दिया गया है, वो क्या है, एक हमारा शर्ट नहीं है। समझ में आई बात। चलिए भाई अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क का काम है, और आपको पहले आप लोग अभी करके बताएंगे, अभी करना है होमवर्क, यानी कि आपको होमवर्क में अभी करना है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या आंसर है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए, इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है शर्ट्स है और कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए भाई, जब तक हम भी जान लें कि कितने लोगों ने होली के अवसर पर पढ़ाई की है। बोर्ड एग्जाम्स वालों ने तो बेचारों ने होली खेली ही नहीं है इस बार, क्योंकि उनका पेपर जो चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के भी पेपर ख़त्म होने वाले हैं बस, और कुछ दिनों की बात, 10-15 तारीख तक वो भी फ्री। चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आंसर करके दिखाया करो, जब आपने कोई चीज़ समझी है, आपको समझाया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको जो समझाया जा रहा था वो समझ ही नहीं रहे थे, और अगर समझ रहे थे तो समझ में क्यों नहीं आया, ये चीज़ पूछिए, कहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है। सब कुछ आपके सामने लिखा है, बस अगर आप थोड़ा अकल का प्रयोग भी करेंगे तो भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। और अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि आप देखते ही कैसे बता देंगे कि ये नंबर शर्ट्स है या नहीं, इसको भी मैं अभी बताऊंगा कि कोई नंबर जो दिया है वो शर्ट्स है या नहीं, इस चीज़ को आप उसे देख के ही बता देंगे बिना सॉल्व करे, विदाउट पेन पेपर। यस आप बता सकते हैं, बट आपको थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आप लोग मेंटली कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, आप वैदिक मैथमेटिक्स, यानी कि हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें लगभग 30 to 33 क्लासेस है, तो आप उन क्लासेस को देखिए, आपकी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है ज़रूर इंक्रीज होगी। आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई गई हैं उसमें, उनको ज़रूर पढ़िए। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए भाई किसी का आंसर आया कि नहीं, अगर आ गया पहले वाले थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ना। थर्ड वाला क्या है, एक रेस्ट यानी कि शर्ट्स है या नहीं, ये बताइए जल्दी बताइए। थर्ड वाला क्वेश्चन शर्ट्स है या नहीं, है नहीं, है नहीं, क्या चल रहा है, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो। देखो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही, यानी कि रूट की फॉर्म में नहीं बनना, तो कह दो रैशनल नहीं है, रैशनल है तो कह दो कि वो क्या है, शर्ट्स नहीं है, और अगर रैशनल नहीं आ रहा तो कह दो शर्ट्स है, दैट्स इट। और करना क्या, कुछ नहीं, कर ही नहीं रहे तुम लोग। चलो भाई करते हैं, आप लोग तो बहुत ही स्लो आदमी हो भाई, ऐसे करोगे पेपर पास। एग्जाम में टाइम को मैनेज करना भी एक आर्ट होती है, पता चले तुम आराम से लिख रहे धीरे धीरे मेहंदी लगा के, ऐसी नहीं लिखा जाता, टाइम भी देखना होता पेपर में। चलो भाई रूट 125 दिया है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फाइनली जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया 5 रूट 5, जो कि क्या है, विच इज इरेशनल, विच इज इरेशनल। अगर आप अभी इरेशनल क्यों है, अगर आप ये बात नहीं जानते तो हमें नहीं लगता कि आपको आज की क्लास देखनी चाहिए। इरेशनल अगर नहीं देखिए तो बाकी की जो 10 क्लासें हो चुकी हैं पहले उन्हें देखो, फिर उसके बाद ये वाली क्लास देखना कि कैसे इरेशनल बन रही है, ठीक है। तो ये क्या क्या आपने, विच इज इरेशनल, रीजन लिखेंगे तो क्या कहें, सिंस 125 is a positive number, 125 is a
पॉजिटिव नंबर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एंड 5√5 इज इरेशनल, लेकिन क्या कहेंगे हम, √125 इज एन इरेशनल, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हमने कहा, क्या कहा कि सर आपने जो कहा था 125 इज आ शर्ड, ये क्या है, एक शर्ट है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 64 के फैक्टर करने, करो भाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। पेयर बनाओ, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन पेयर बन गए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 8, विच इज रैशनल। ये कैसा है, विच इज रैशनल, ये तो भाई एक रैशनल नंबर है। अब हमें रीजन बताना है कि कैसे हम कहेंगे कि ये सेट्स क्या है, सेट्स है यानी, तो हमने लिखा सिंस, क्या लिखा, सिंस 64 इज अ पॉजिटिव नंबर, 64 इज अ positive number, 64 is a positive number, 64 is a positive number and √64 is a rational, इसीलिए हमने कहा सर therefore, क्या कहा, therefore √64 is not a shirt, चलो भाई नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम आगे नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर और रैशनलाइजेशन के बारे में बात, बहुत ही, चलिए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स एंड रैशनलाइजेशन। अभी हम सीख रहे हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम सीख रहे होंगे रैशनलाइजेशन क्या होता है। चलिए तो बात करते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, साथ में लिखिएगा, नोट करिएगा। क्या लिखा है, व्हेन, साथ में लिखेंगे भाई, व्हेन two sets are multiplied together, when two sets are multiplied together such that their products, such that their product such that their product is rational, ठीक है। क्या लिखा, हमने लिखा when two sets are multiplied together such that their product is rational, the two sets are called rationalizing factors of each other, देखिए भाई मैंने कहा कि हमारे सामने दो सेट्स हैं, जब आप क्या करते हैं उन दो सेट्स को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर रैशनल आता है तो द टू सेट्स आर कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तब हम क्या कहेंगे, उन दोनों सेट्स को एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ऐसी बात कुछ समझ में नहीं आएगी, थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2√5 मल्टीप्लाई बाई 3√5,
हमने आपके सामने दो नंबर लिखे, दो साइड्स लिखी, एक तो 2√5, दूसरा लिखा 3√5। आप इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 2 जा 6, √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5, 6 5 जा कितना आया 30। 30 एक कैसा नंबर है? आपने कहा सर रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। अगर हमने दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर रैशनल आता है, तो ये दोनों की दोनों साइड्स एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। तो हम इसमें क्या कहेंगे? देयरफॉर 2√5 एंड 3√5 एंड 3√5 आर rationalizing factors of rationalizing factors of each other, factors of each other। एक दूसरे के क्या है वो दोनों? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब एक बात याद रखो भाई, नोट लिख लो अभी। हम जो है यानी कि मैं जब भी रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो मैं इसे हमेशा शॉर्टकट में लिखूंगा आर एफ। क्या लिखूंगा? आर एफ। आर एफ का मतलब समझ जाइएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। मुझे इस बात से ऐसी आ रही, आर एफ का मतलब राहुल फुर, ठीक है? तो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? चलिए अगर हम बात करें इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे मैंने लिखा √5 + √2, तो इसका रैशनलाइजिंग जो फैक्टर बनेगा एंड √5 - √2 आर रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। जब भी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो आपके सामने एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या है, कैसे पहचानेंगे? जब भी दो रेडिकल्स होंगे यानी कि सर्ट्स होंगी, उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे अगर रैशनल नंबर मिलता है तो हम क्या कहेंगे? उन्हें हम रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। और अगर हमने जो दो सर्ट्स लिए उनका मल्टीप्लाई किया और हमारे सामने एक रैशनल नंबर निकल के आया तो उन दोनों को हम एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं कहेंगे। मैंने कहा दो सर्ट्स लिए आपने, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इरेशनल नंबर आता है तो वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? तो दोनों सर्ट्स को, उन दोनों सर्ट्स को एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं कहेंगे। हम तभी कह सकते हैं जब दो सर्ट्स का मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर आना चाहिए, तभी हम इस बात को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तभी हम उन्हें क्या कहेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहेंगे। चलो भाई अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है रैशनलाइजेशन। क्या हेडिंग है? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, चलो भाई क्या होता है लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग the process of rationalizing assured by multiplied by multiplied the process of rationalizing assured by multiplied it with its rationalizing factor, with its rationalizing factors क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग assured by multiplied it with its rationalizing factor is called rationalization, is called rationalization, is called rationalization, is called rationalization।
तो ये हमारी क्या होती है, रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। नहीं है ना, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो अब इस चीज को हम एक बार करके देखते हैं कि आखिर हमने जो कहा है कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, इस चीज को समझिए। जैसे हमने लिखा, एक नंबर लिखा 2√3, क्या लिखा 2√3। इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे हमारे सामने √3 हट जाए। तो आपने कहा सर अगर हम इसमें इस नंबर में इसी से मल्टीप्लाई करें, √3 से अकेला मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2√3 में √3 से मल्टीप्लाई करो तो आपने कहा सर 2√3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ 3, 3 2 से कितना आ गया 6, तो हमारे पास एक आंसर निकल के आ गया। तो जो √3 है ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे, √3 is a rationalizing factor of 2√3। तो 2√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 है। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसी संख्या कि उसमें किससे गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो रैशनल आना चाहिए। तो वह संख्या √3 ही थी तो हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो चीज हमारे पास ऐसी होती है इसे हम इस तरीके से कर देते हैं। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। तो चलिए पहले आप लोग इसे थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर आपको थोड़ी सी झलक और दिखाई जाए इनके बारे में, कुछ और बताना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब हमें ये सीखना है, हमने ये सीखा कि अगर हमें इस तरीके से कोई नंबर मिलता है, जैसे मैंने लिखा 2√5। अब आपसे कहा जाए कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है कि आप इसमें किस संख्या से गुणा करें जिससे कि हमारे पास फाइनली एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ हमारे सामने एकमात्र ऐसा नंबर है जो √5 में, अगर हम इसमें इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई, तो 2√5 यहाँ 2 हो जाएगा मल्टी, √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाए, 5 2 10 आ गया, तो एक रैशनल नंबर बन गया। यानी कि हमने जो √5 से मल्टीप्लाई किया, इस √5 को हम क्या कहेंगे, 2√5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, 2√5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2√5 इज √5। समझ में आई बात। चलो अब ये तो समझ में आ गई सर कि अगर इस तरीके की संख्या आएगी तो ऐसा हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख लेंगे। अगर यहाँ पे केस नंबर सेकंड की बात करें, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे √3 माइनस √2। अब आपसे पूछा है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, बड़ी अच्छी चीज है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। जब भी इस तरीके के नंबर आते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है, दो नसर्ट्स लीजिए, उन दो सर्ट्स का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर रैशनल आना चाहिए। समझ में आई बात, रैशनल आना है। बताओ भाई, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि √3 3 बन जाए या √2 2 बन जाए, यानी कि इसके अंदर से स्क्वायर रूट हट जाए। तो देखो भाई, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपको क्या करना है, इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर, आपको कुछ नहीं करना, सेम नंबर लिखो, बस माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो। सुनो भाई, यहाँ माइनस का था, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा सब कुछ सेम होगा, बस प्लस का 2 प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 की, जैसे अगर यहाँ लिखा होता √5 प्लस के √2 और आपसे कहा गया है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बड़ा आसान है, हम बता देंगे, √5 लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, √2 हो जाएगा, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। हो गया कि नहीं। अब देखो भाई, इसको वेरीफाई करिए, आप जो बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या ये सच है। कैसे पता करेंगे, हम प्रूफ करके बताते हैं। देखो भाई, इस चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। मैथमेटिक्स यही अच्छी बात है, जो आप कह रहे हैं आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो भाई, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, √3 माइनस √2 का प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। देखो भाई, दो तरीके हैं यहाँ से कि आप √3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। हम आपको इस तरीके से अभी नहीं बता रहे हैं, हम आपको एक आइडेंटिटी बता रहे हैं। आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्या होता है, आपने कहा सर a² माइनस b² होता है, ठीक है, सभी ने पढ़ी है आइडेंटिटी। चलो हम इसी आइडेंटिटी को फॉलो करें। ये है a, ये है b, इसे हम मानेंगे a, इसे हम मानेंगे b, a प्लस बी बन गए यहाँ a माइनस बी, तो फाइनली क्या आ जाएगा, a²। a की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर।
माइनस बी की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ गया, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। बताओ भाई क्या ये रैशनल नंबर है? आपने कहा सर बिल्कुल ये तो रैशनल नंबर है। तो भाई हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर भी तो यही होता है कि आप ऐसी दो शर्ट्स लो जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर रैशनल आना चाहिए। तो भाई ये हमारे पास क्या आया, रैशनल है। यानी कि हमने जो इसका रैशनलाइज √3 माइनस √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो लिखा था √3 प्लस √2 बिल्कुल सही लिखा। अगर आप इसकी जगह कुछ और लेंगे चतुराई का मतलब आप ये तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ अगर आप चाहते कि नहीं सर हम तो √3 अकेला ले रहे तो हमारे पास आंसर नहीं आता, हमारे पास रेशनल नंबर आता तो वो गलत हो जाता। रैशनलाइजिंग फैक्टर इसी तरीके से निकालेंगे। बताओ भाई अब आप इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल पाएंगे या नहीं, ये बात बताइए। एक और चीज समझने वाली बात है, देखिए भाई फोर्थ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखा मैंने 5 माइनस √2, क्या लिखा मैंने 5 माइनस √2। अब आपसे कहा कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। जब भी इस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे आपको याद रखना है इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5 के 5 रहेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस √2 बनेगा। क्या बनेगा? प्लस √2। थोड़ा संभल लो, संभल जाओ और ध्यान से सुनो। यहाँ मल्टीप्लाई में दोनों साथ लिखे थे इसलिए हम √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करना। जैसे हमारे कुछ महानुभाव हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके मन में विचार आया कि सर 5 माइनस √2 में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, करके देख लो भैया। तो √2 का मल्टीप्लाई 5 में कहेंगे नहीं तो 5 √2 हो जाएगा, माइनस 2 2 हो गया। लेकिन ये तो अभी भी रेशनल नंबर है या नहीं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हमें इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा। चलो भाई इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है तो यहाँ a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर स्क्वायर से लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सब्ट्रैक्शन करो कितना बचा भाई 23। बताओ ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि हमने जो फैक्टर लिखा है रैशनलाइजिंग फैक्टर बिल्कुल सही। ये रैशनलाइजिंग इसका ये फैक्टर है या नहीं, ये इसकी जांच है। यानी कि अगर हम आप कहें वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें भी बिल्कुल इसी तरीके से जाना होगा। यही वेरिफिकेशन है, जांच करने के लिए कि आपने जो रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखा है ये सही है या नहीं। तो आपको इसी प्रॉपर मेथड को फॉलो करना होगा, मल्टीप्लाई करके बताना होगा और कहना होगा कि सर हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से ऐसे ऐसे किया तो हमारे सामने रैशनल आया, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। क्या है? एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बताओ भाई किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन है तो बताइए, पूछिए। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट बात की, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिख के आया √3 माइनस के 2, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर सेम है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे, बात बराबर है। तो अगर हम बात करें कि इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर √3 प्लस 2, क्या होगा √3 प्लस 2 होगा। समझ में आई बात? बताओ किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन नहीं है ना? तो चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको कोई डाउट नहीं है। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको जितना बताया गया यानी कि शर्ट्स क्या होती हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है, इतनी चीजें आपको पढ़कर याद कर आना है। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन टाइम टू टाइम करिए। मैं बस आपसे थोड़ी सी बात 2 मिनट बातचीत और करना चाहता हूँ। हम मैथमेटिक्स हमारी तभी अच्छी हो सकती है जब आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। क्या ध्यान अकेला देने से हमारी मैथ अच्छी हो जाएगी? नहीं, ध्यान के साथ साथ यानी कि आपको उस पर ध्यान देना है, यानी कि उसको पढ़ना है आपको। जैसे मैंने आज 3 टॉपिक कराए, शर्ट्स क्या होते हैं, कैसे पहचानोगे कि शर्ट्स है या नहीं, दूसरा रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, रैशनलाइजेशन, इतनी ही चीज पढ़ी हमने। बट हमने जो चीज पढ़ी आपको क्या करना, क्लास खत्म हो गई, इसके बाद आप जब नेक्स्ट डे अगले दिन आप क्लास पढ़ने आएंगे तो क्लास पढ़ने से पहले आपको इन सारी चीजों का रिविजन करना है। और आपको रिविजन कर लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे या अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ या आप मुझे बताइए कि शर्ट्स क्या होती है। तुम बता सकते हो, आप उससे पूछो। आखिर तुम उससे ये भी पूछो कि आप ये बता सकते हैं कि शर्ट्स को आप कैसे पहचानोगे, शर्ट्स कोई भी नंबर है जो है शर्ट्स है या नहीं, कैसे पहचानोगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर को आप कैसे पहचानोगे कि एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है कि नहीं। तो आपको ये सारे मेथड एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, तभी जाके आपको मैथमेटिक्स अच्छी है। जब आप 2-3 बार इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है।
आप मान लीजिए अगर आज 1 महीने बाद अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना भर है कि आपने कैसे कैसे किया जाता है, आपको वो सब कुछ कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अच्छा ऐसे करना होता है, दैट्स इट। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।